नमस्कार फ्रेंड्स, नाच स्वीकार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिलीटेड हैप्पी दिवाली आप सभी लोगों को। आई एम श्योर आप सब लोगों ने अपनी फैमिलीज़ के साथ दिवाली को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। और मैंने भी लास्ट टाइम मंडे को कोई वीडियो नहीं डाला था, इसीलिए कि हम सब लोग जो हैं अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। लेकिन आई एम श्योर आपने मेरी वीडियो को ज़रूर मिस किया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने भावों से रिलेटेड जो जर्नी चल रही है उसके नेक्स्ट भाव के बारे में। आज हम जिस भाव के बारे में बात करेंगे वो हमारी कुंडली का वन ऑफ द सेंसिटिव भाव है। एस्ट्रोलॉजर के पास जितने भी लोग आते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन इसी भाव से रिलेटेड होते हैं। मैं बात कर रही हूँ हमारी कुंडली के 7 भाव के बारे में। अगर वैदिक बुक्स की बात करी जाए तो इस भाव को मल्टीपल नामों से जाना जाता है। जैसे इसको जया भाव बोलते हैं, युक्ति भाव बोलते हैं, दारा भाव बोलते हैं, और अगर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बात करी जाए तो इसको पार्टनरशिप का भाव भी बोला जाता है। आपका जो मन करे आप इसको उस भाव के नाम से बुला सकते हैं। अब आप एक चार्ट या कुंडली इमेजिन करिए अपने ब्रेन में। आप देखिए जो हमारी कुंडली का 7 भाव है वो जस्ट ऑपोजिट है फर्स्ट भाव के। और अगर एंगल वाइज बात करी जाए तो फर्स्ट हाउस और 7th हाउस के बीच में 180 डिग्री का एंगल बनता है। इट मीन्स जो फर्स्ट हाउस की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं और जो 7th हाउस की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं टोटली डिफरेंट है। जैसे फर्स्ट हाउस में अगर काल पुरुष की कुंडली की बात करी जाए तो फर्स्ट हाउस का जो रूलर प्लेनेट है वो मार्स है, और जो 7th हाउस का जो रूलर प्लैनेट है वो वीनस है। तो मार्स जो है वो एक्शन लेने वाला प्लैनेट है। अगर उसके पास कोई टास्क आता है तो उसको अपनी करेज और एक्शन से एकदम से सॉल्व करने की कोशिश करता है। लेकिन जो लिब्रा का साइन है या जो वीनस है लिब्रा का लॉर्ड 7th हाउस में, तो वो क्या करता है, वो बैलेंस बनाने की कोशिश करता है और डिप्लोमेसी से उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो देखिए ना, दोनों ही प्लेनेट की जो नेचर है वो कितना डिफरेंट है। मतलब जो फर्स्ट हाउस और जो 7th हाउस की जो सिग्निफिकेंस है टोटली डिफरेंट है। और एक और एग्जांपल देखिए अगर मैं आपको समझाऊं तो जो फर्स्ट हाउस में जो एक्सॉल्टेड प्लेनेट होता है, अगर राशि वाइज बात करी जाए या हाउस वाइज भी बात करी जाए तो वो सन है। और जो 7th हाउस में जो है उसमें एक्सॉल्टेड जो प्लेनेट होता है वो सैटर्न है। तो दोनों ही प्लैनेट्स की जो कारक तत्व हैं उसमें कितना ज़्यादा डिफरेंस है ये हम सभी लोग जानते हैं। जहाँ सन जो है एक गर्म प्लैनेट है, सैटर्न उतना ही ठंडा प्लैनेट है। सन जो है एक महीने में ऑलमोस्ट जो है एक राशि को पार कर लेता है, और यहाँ सैटर्न जो है 2.5 years जो है एक राशि को पार करने में लगाता है। मतलब एक इतना फास्ट है तो एक इतना स्लो है। तो हमने इस कंपैरिजन से ये समझा कि जो फर्स्ट हाउस के पास जो मतलब सिग्निफिकेंस है और जो 7th हाउस की जो सिग्निफिकेंस है वो टोटली डिफरेंट है। लेकिन कहीं ना कहीं ये दोनों ही हाउसेस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसको कि हम आगे अब समझेंगे। अगर हम थोड़ा सा डीपर सेंस में अगर समझने की कोशिश करें तो जो हमारी कुंडली का फर्स्ट हाउस है उसकी डिजायर है 7th हाउस। फर्स्ट हाउस की जर्नी इनकम्प्लीट है 7th हाउस के बिना। एज वी नो कि लाइफ में भी हम उन्हीं चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो हमारे करेक्टर में खुद मिसिंग होती हैं, जिसको मिसिंग टाइल का नाम भी देते हैं। तो फर्स्ट हाउस जो है वो कहीं ना कहीं अट्रैक्टेड है 7th हाउस की तरफ, बिकॉज 7th हाउस एम्पावर करता है फर्स्ट हाउस को, या मैं कहूं कि कॉम्प्लीमेंट करता है फर्स्ट हाउस को। और बेशक हमें फर्स्ट हाउस और 7th हाउस डिफरेंट दिख रहे हैं सिग्निफिकेंस में, लेकिन इन दोनों ही हाउसेस का जो यूनियन है वो एक सोल के एवोल्यूशन में मदद करता है। जैसे कि हम सभी लोगों को पता है कि किसी भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में मेल और फीमेल हार्मोन्स दोनों ही होते हैं। तो जब भी फर्स्ट हाउस और 7th हाउस का यूनियन होता है तो
जो हार्मोन्स हैं वो बैलेंस्ड वे में काम करते हैं। जैसे माइथोलॉजिकली अगर समझा जाए, कंसेप्ट है शिवा एंड शक्ति का, तो जो फर्स्ट हाउस है वो शिवा है और सेवेंथ हाउस शक्ति है। बेशक वो दोनों डिफरेंट भगवान हैं, लेकिन उनका जो यूनियन मैजिक करता है वो इंडिविजुअल नहीं कर सकते। तो शिवा शक्ति के जैसे ही फर्स्ट हाउस और सेवेंथ हाउस जो है अगर बैलेंस्ड वे में काम करें तो एक पर्सन की लाइफ जो है बहुत ही अच्छी तरीके से चल सकती है। मतलब एक बैलेंस होना चाहिए फर्स्ट और सेवेंथ हाउस में। तो अगर इन जनरल एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी जाए तो सेवेंथ हाउस हमें पार्टनरशिप्स के बारे में बताता है। एनी टाइप ऑफ पार्टनरशिप, चाहे तो वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या फिर शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, या कोई भी हमारे लाइफ में जो रिलेशनशिप्स आते हैं उनका क्या पर्पस है, या जो भी हम लाइफ में रिलेशनशिप बनाते हैं वो हमें एम्पावर करेंगे, कॉम्प्लीमेंट करेंगे या हमारी एनर्जी को ड्रेन करेंगे, ये सब हमें हमारे सेवंथ हाउस की जो कंडीशन है वो हमें बताती है। तो अगर आप देखो अपनी लाइफ में कि आप जो भी रिलेशनशिप बनाते हैं वो ज़्यादा लंबे टाइम तक टिकते नहीं हैं, या वो आपको कोई एम्पावर नहीं कर रहे हैं, आपकी प्रोग्रेस में सहायक नहीं है, वो आपको मतलब नीचे लाने का काम कर रहे हैं, या तो वो सब चीज़ें जो है हमें हमारे सेवंथ हाउस की कंडीशन हमें बताती हैं। या किसी की कितनी शादियां होंगी, या लव मैरिज होगी या नहीं होगी, या अगर वो शादी करेगा तो उसका क्या फ्यूचर रहेगा, क्या वो अपनी उसकी लाइफ जो है वो अपलिफ्ट होगी। तो ये सब चीज़ें हमें सेवंथ हाउस से पता चलती हैं। सेवंथ हाउस हमें हमारे स्टेटस के बारे में बताता है कि हमारा समाज में कितना रुतबा है, हमारी पब्लिक इमेज के बारे में बताता है। पब्लिक इमेज से मेरा कहने का मतलब ये है कि समटाइम हम इंटरनली कुछ और होते हैं, लेकिन पब्लिक हमें या दूसरे लोग जो हैं हमें किस तरह से समझते हैं, तो वो हमें सेवंथ हाउस से पता चलता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी के सेवंथ हाउस में मार्स है, मतलब जो सेवंथ हाउस में जो प्लेनेट या राशि होगा वही डिसाइड करेगा कि हमारी पब्लिक इमेज कैसी होगी। कि जैसे अगर मैंने एग्जांपल दिया मार्स है, तो बेशक मैं कितना ही शांत पर्सन हूँ इंटरनली, लेकिन लोग मुझे एग्रेसिव समझेंगे बिकॉज वहाँ पे मार्स है। या वहाँ पे जो है मून जैसा प्लेनेट है, तो या राहु जैसा प्लेनेट है, तो फिर वो उस तरह से हमारी पब्लिक इमेज हो सकती है कि मल्टीपल रिलेशनशिप भी दिखा सकता है हमारा सेवंथ हाउस। तो ये सब चीज़ें हमें सेवंथ हाउस को अच्छे तरीके से एनालाइज करके ही पता चलता है। सेवंथ हाउस बैलेंस को बताता है, लाइफ में बैलेंस की क्या इंपॉर्टेंस है। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स, हमारे ओपन एनिमीज, जितने भी एनिमी हमारे हिडन थे सिक्स्थ हाउस में अब हमारे खुल के आ गए हैं। तो ये सब चीज़ें जो है हमें सेवंथ हाउस से पता चलती हैं। ये सब चीज़ें हम थोड़ा एलैबोरेट करके भी देखेंगे। जो सेवंथ हाउस है उसका जो नेचुरल लॉर्ड है वो शुक्र है, और इस हाउस में जो प्लैनेट एक्सॉल्टेड है वो सैटर्न है, और डेबिलेटेड प्लैनेट है सन। अब इस कॉम्बिनेशन को आप समझिए कि जैसे सैटर्न जो प्लैनेट है वो बाउंडेज को दिखाता है, मतलब सेवेंथ हाउस हमें बाउंडेज देता है, बंधन देता है, फ्रीडम नहीं दे रहा, बाउंडेज दे रहा है। तो जब भी किसी भी चीज़ में जब बाउंडेज आती है तो हमें लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, पेशेंस रखनी पड़ती है, एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो किसी भी जैसे सेवेंथ हाउस अगर हमारी रिलेशनशिप्स को बताता है, एनी टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स को, तो हमें ये समझना चाहिए कि सेवेंथ हाउस की थीम ये है कि जैसे बाउंडेज का कारक है तो हमें इस हाउस को अच्छा रखने के लिए लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, हमें पेशेंस रखनी पड़ेगी सैटर्न के जैसे, बिकॉज यहाँ पे सैटर्न एक्सॉल्टेड है जो कि हम समझते नहीं है। बिकॉज इसका जब यहाँ पे एक्सॉल्टेड प्लैनेट का जो नेचर है हमें लाइफ में वैसे ही बिहेव करना है। अगर हम वैसा नहीं करेंगे तो हमारी सेवंथ हाउस जो है हमें अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। और
सेवन्थ हाउस में जो डेबिलेटेड प्लैनेट है वो सन है। तो इसका मतलब हमें सेवन्थ हाउस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसमें ईगो नहीं रखनी है। अगर हम ईगो रखेंगे तो सेवन्थ हाउस की कंडीशन खराब हो जाएगी। जैसे कि सम टाइम बोला जाता है कि केतु जैसा प्लैनेट जो है वो सेवन्थ हाउस में अच्छा काम नहीं करता है। तो वो ऐसा क्यों बोला गया है? बिकॉज जो केतु है उसको बाउंड्रीज पसंद नहीं है, उसको कंट्रोल पसंद नहीं है। तो जब सेवन्थ हाउस में केतु की जब प्लेसमेंट होगी और अगर कोई पर्सन अपने पार्टनर को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा तो बाउंड्रीज जैसे देता है सेवन्थ हाउस, तो वो फिर उनकी शादी नहीं टिकेगी या एनी टाइप ऑफ रिलेशनशिप नहीं टिकेगा, ब्रेकअप्स होंगे। तो अगर बात चली है तो बता देती हूँ कि जब भी सेवन्थ हाउस में केतु हो तो आपको अपने पार्टनर को फ्रीडम देनी है, उसको कंट्रोल ही नहीं करना है, तभी वो अच्छा काम करता है। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मेरे को सेवन्थ हाउस की लगती है वो है, इस हाउस की जो मेन थीम है वो है बैलेंस। मतलब हमें अपनी लाइफ में बैलेंस को मेंटेन करना है। जैसे कि इस हाउस को मरण करण स्थान भी बोला जाता है। सेकंड हाउस भी मरण करण स्थान है किसी भी लगन के लिए, और सेवन्थ हाउस भी। बिकॉज अगर हम लाइफ में बैलेंस मेंटेन नहीं करेंगे तो इस हाउस के एक साइड जो है डिस्प्यूट्स का, लड़ाइयों का, रोग ऋण शत्रुओं का भाव है और दूसरी तरफ मृत्यु भाव है, एट्थ हाउस। तो सेवन्थ हाउस के एक तरफ सिक्स्थ हाउस है और एक तरफ एट्थ हाउस है। तो इट मीन्स अगर हम लाइफ में बैलेंस नहीं रखेंगे, हम रिलेशनशिप्स में बैलेंस नहीं रखेंगे, हम मल्टीपल रिलेशनशिप्स में अगर जाएंगे, मतलब बैलेंस नहीं रखेंगे किसी भी चीज़ के में, तो समझ लीजिए कि आपकी लाइफ में सिक्स हाउस एक्टिवेट होगा और एट्थ हाउस भी एक्टिवेट हो जाएगा। तो आपको सेवन्थ हाउस को सही रखने के लिए आपको बैलेंस का भी साथ चाहिए। अगर अब हम मैरिज के पर्पज से बात करें तो सेवन्थ हाउस से हमें पता चलता है कि किसी भी पर्सन की शादी कब होगी, उसका लाइफ पार्टनर कैसा होगा, उसका दिखने में कैसा होगा, उसकी नेचर कैसी होगी, और उसकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। तो इस तरह के प्रश्न जो हैं उनके उत्तर भी हमें सेवन्थ हाउस को देख के ही मिलते हैं। किसी भी पर्सन का सेवन्थ लॉर्ड का कनेक्शन अगर फिफ्थ हाउस से, नाइन्थ हाउस से या 11th हाउस से या दूसरे भी कई बार कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं, तो देखा गया है कि ऐसे लोगों की शादी जो है वो लव मैरिज होती है। या यहाँ पे कोई मरकरी जैसा प्लेनेट है या बहुत ज़्यादा मैलिफिक है सेवन्थ हाउस में, तो मल्टीपल मैरिजेस भी देखी गई है। तो किसी भी शादी के सर्वाइवल के लिए या शादी कैसी रहेगी, वैवाहिक सुख है या नहीं है, तो ये सब चीज़ें देखने के लिए, चेक करने के लिए हमें सेवन्थ हाउस को इम्पोर्टेंस देनी है प्राइमरी लेवल पे। सेवन्थ हाउस हमें काम इच्छा के बारे में बताता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 3, 7, 11 जो है काम त्रिकोण है। तो किसी भी काम इच्छा का जो सीड है वो थर्ड हाउस में मतलब फीड होता है और वो एक प्लांट बन के सेवन्थ हाउस में दिखने लगता है हमें। तो एनी टाइप ऑफ इच्छा से रिलेटेड, काम इच्छा से रिलेटेड जो प्रश्न है उसको चेक करने के लिए भी हमें सेवन्थ हाउस को देखना है। इंटीमेसी से रिलेटेड प्रश्न जो आते हैं, या किसी भी पर्सन के बच्चे होंगे या नहीं, या आई मीन टू से कि वो कैपेबल है बच्चे पैदा करने के या नहीं, मतलब उसकी मेडिकल कंडीशन कैसी है, तो वो सब चीज़ें भी हमें सेवन्थ हाउस से पता चलती हैं। या पर्सन का इंटरेस्ट जो है मल्टीपल पार्टनर्स में है या सिंगल पार्टनर में है, या उसका इंटीमेसी से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो ये सब चीज़ें भी हमें सेवन्थ हाउस से पता चलती हैं। ये मैं प्राइमरी लेवल की बात कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ये सिर्फ सेवन्थ हाउस को ही देख के नहीं हम करते हैं जज, और भी चीज़ें देखनी पड़ती है। लेकिन अगर प्राइमरी लेवल पे हम देखते हैं तो सेवन्थ हाउस की कंडीशन से हमें पता चल जाता है कि किसी के बच्चे होने हैं, या उसको कोई मेडिकल इशू है, या मल्टीपल पार्टनर्स में इंटरेस्टेड है पर्सन, तो ये सब चीज़ें भी हमें सेवन्थ हाउस से पता चलती हैं। अगर मैं एग्जांपल दे के समझाऊँ तो जैसे यहाँ पे कोई मरकरी
प्लैनेट है, और वहाँ के साथ वहाँ केतु भी आ जाता है, सैटर्न भी आ जाता है। मतलब इस तरह के प्लैनेट जो नपुंसक हैं, जिनका शादी के, इवन सैटर्न भी बहुत स्ट्रांग पोजीशन में आ जाता है और केतु भी आ जाता है। तो इस तरह के जो नपुंसक प्लैनेट है और बहुत स्ट्रांग पोजीशन में आ जाते हैं, तो आप देखिएगा इन लोगों का या तो इंटरेस्ट नहीं होगा शादी में, या मरकरी अगर बहुत स्ट्रांग पोजीशन में 7th हाउस में है प्लेस्ड। और दूसरी भी चीज़ें देखनी है, आप प्लीज़ मरकरी को ही देख के मत जज कर लेना। तो देखा गया है कि ये लोगों का मतलब दूसरी इनफर्टिलिटी के इश्यूज भी देखे गए हैं। तो मेरा ओवरऑल कहने का मतलब यही है कि शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता ही है फिजिकल रिलेशनशिप एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो अगर किसी का 7th हाउस बहुत ज़्यादा एफ्लिक्शन में है तो उनकी शादी जो है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में पड़ सकती है, अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस तरह के नपुंसक ग्रह या मैलिफिक प्लैनेट्स हों। तो जब भी हम 7th हाउस से रिलेटेड किसी भी इशू को एड्रेस करते हैं तो सबसे पहले हमें 7th हाउस को देखना है, लिब्रा की कंडीशन देखनी है, वीनस प्लैनेट की कंडीशन देखनी है, और हमें ये देखना है कि 7th का लॉर्ड किस हाउस में प्लेस्ड है। तभी हमें किसी कंक्लूजन पे जाना है, ना कि आप जो मैंने बोला कि ऐसे प्लैनेट को देखो और वो आप किसी कंक्लूजन पे चले गए। मैं एक या दो एग्जांपल देके आपको समझाऊंगी कि जब 7th हाउस का लॉर्ड जो है 3rd हाउस में अगर प्लेस्ड हो जाता है और 3rd हाउस हो जाता है स्ट्रॉन्ग 7th के मुकाबले, तो आप मान के चलिए ये एक बहुत ही मतलब बेकार पोजीशन है 7th हाउस के लिए। बिकॉज 3rd हाउस जो है उसका नेचुरल लॉर्ड है मरकरी, और हाउस वाइज जो यहाँ पे एक्सॉल्टेड प्लेनेट होता है वो है राहु। तो उस पर्सन की 7th हाउस में राहु और मरकरी दोनों का इन्फ्लुएंस आ जाएगा। तो ऐसे केसेस में मल्टीपल रिलेशनशिप्स या सेम सेक्स के रिलेशनशिप्स भी देखे गए हैं। अब अगर यही 7th का लॉर्ड 2nd हाउस में चला जाता है तो कहीं ना कहीं ये मैरिज, इसकी अगर दशा चलती है 2nd हाउस के लॉर्ड की, तो इस शादी की लॉन्जिविटी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये एक ऐसा हाउस है, उसके रिलेशनशिप, उससे रिलेटेड जो भी अगर आप कुछ देखते हैं तो बहुत ज़्यादा सेफली मतलब इसको एनालाइज करें। अब हम बात करेंगे कि जो 7th हाउस है वो एक किसी भी पर्सन की स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में भी बताता है कि स्पिरिचुअली कितना आदमी ग्रो करेगा। बिकॉज 7th हाउस जो है 12th है 8th हाउस का, जो एक मोक्ष त्रिकोण का हिस्सा है, और 7th हाउस जो है 8th है 12th हाउस का, जो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी को बताता है। मतलब स्पिरिचुअल जर्नी की लॉन्जिविटी कितनी रहेगी उसमें 7th हाउस का एक बहुत बड़ा रोल प्ले है। जितने भी लोग स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़े हैं उनका कहीं ना कहीं 7th हाउस एफ्लिक्शन में रहा है। बिकॉज 7th हाउस बाउंडेज का है। अगर किसी भी पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा बाउंडेज होएगी, मतलब मैक्सिमम केसेस में तो देखा गया है, ज़रूरी नहीं है कि कोई आदमी बाउंडेज में हो तो वो स्पिरिचुअली उसकी जर्नी अच्छी ना हो, लेकिन मैं मैक्सिमम रेशो की बात कर रही हूँ कि जिसका भी 7th हाउस बहुत ज़्यादा एफ्लिक्शन में होता है तो तभी उनकी स्पिरिचुअल जर्नी आगे बढ़ती है, या मतलब उनका मैरिड या इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं रहता है। तो ये हमें, मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारी स्पिरिचुअल जर्नी कैसी रहेगी, उसकी लॉन्जिविटी कैसी रहेगी, तो उसमें 7th हाउस का एक बहुत बड़ा रोल है। अगर हम इसमें बॉडी पार्ट्स की बात करें तो 7th हाउस हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को बताता है। जो फीमेल है उनके बॉडी पार्ट में यूट्रस और ओवरीज आती हैं, एंड बॉयज़ के ओवरऑल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आते हैं। जब भी आपका 7th हाउस की दशा चल रही है और वहाँ पे अगर कोई मैलिफिक प्लेनेट प्लेस्ड है तो आप मान के चलिए कि आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड इश्यूज आ सकता है। या कोई मैलिफिक प्लेनेट जब 7th हाउस से ट्रांजिट भी कर रहा होता है तो आप नोटिस करिएगा आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड कोई इशू आता है। जैसे बॉयज़ में मैंने तो प्रोस्टेट का इशू देखा है, और गर्ल्स में फंगल इन्फेक्शन, या फिर ये बॉयज़ को भी हो सकता है,
या फिर यूट्रस से रिलेटेड इश्यूज देखे हैं, या पीरियड से रिलेटेड जितने भी इशू लेडीज में आते हैं वो उसको हम 7th हाउस से देखते हैं। तो जब भी कोई आपसे 7th हाउस से रिलेटेड मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड कोई इशू आता है तो सबसे पहले हमें 7th हाउस की कंडीशन देखनी है। अब इसमें एक और कंसेप्ट आता है कि क्या अगर 7th हाउस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है 1st हाउस से, तो जैसा कि हमें सब जानते हैं कि 1st हाउस हम हैं और मतलब हमारी अपनी पर्सनैलिटी है, और 7th हाउस में हम जो हमारी पब्लिक इमेज है, जैसा कि हमारे बारे में दुनिया सोचती है। तो जब आपका 7th हाउस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है 1st हाउस से, तो हम अपनी खुशी जो है वो दूसरों की मतलब पब्लिक इमेज में ढूंढने लगते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हमको वही काम करना है। हम वो काम बिल्कुल नहीं करते हैं जो हमें खुशी देता है, हम वो काम करने की कोशिश करते हैं जिससे कि पब्लिक खुश हो जाए। मतलब पब्लिक में हमारी इमेज सही होनी चाहिए, हमें ये फर्क नहीं पड़ता है कि इससे हमें हैप्पीनेस मिले या ना मिले। बिकॉज 1st हाउस जो है ना क्रिएशन को दिखाता है, और 7th हाउस जो है डिस्ट्रक्शन को भी दिखाता है, बिकॉज ये मरण करण स्थान भी है। इससे रिलेटेड मेरे को ना 2 चार्ट याद आते हैं, एक एडोल्फ हिटलर का और एक चार्ली चैपलिन का। तो दोनों के चार्ट ऑलमोस्ट सेम हैं, लेकिन जो एडोल्फ हिटलर का चार्ट है उसमें 7th हाउस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है 1st हाउस से, और जो चार्ली चैपलिन का चार्ट है उसमें 1st हाउस में मून है, तो मतलब 1st हाउस स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो उन्होंने अपने आप को, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस किया अपने आर्ट के थ्रू, लेकिन क्योंकि उनका 1st हाउस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन जो हिटलर था उसका 7th हाउस इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उन्होंने अपनी जो मतलब खुशी थी वो मतलब पब्लिक उनके बारे में क्या इमेज रख रही थी उसी के बारे में वो काम करते रहे। तो फर्स्ट हाउस का स्ट्रॉन्ग होना ज़्यादा ज़रूरी है 7th हाउस के मुकाबले। 7th हाउस हमें कॉम्प्लीमेंट करे, हमें एम्पावर करे, ना कि हमें वीक करे। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अब हम देखेंगे कि 7th हाउस में मेलेफिक अच्छा काम करते हैं या बेनिफिक अच्छा काम करते हैं। तो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि बेनिफिक बहुत अच्छा रिजल्ट देगा या मेलेफिक बहुत बेकार रिजल्ट देगा 7th हाउस में, बिकॉज दूसरे एस्पेक्ट भी देखने पड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी का केतु 7th हाउस में है लेकिन जुपिटर की दृष्टि है तो रिजल्ट चेंज हो जाएगा। लेकिन जो 7th हाउस है उसकी रिक्वायरमेंट है बैलेंस, एडजस्टमेंट, पेशेंस रखना। तो अगर यहाँ पे अगर मेलेफिक की प्लेसमेंट होगी तो इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए रिलेशनशिप खराब होते हैं। और ये भी कहा गया है कि मतलब मेलेफिक जो है यहाँ पे अच्छा काम नहीं करेगा। मेन चीज़ यही है। अगर जैसे मार्स जैसा प्लेनेट जो है वो 7th हाउस में प्लेस्ड होगा तो वो लड़ाई झगड़े में विश्वास करेगा, लेकिन ये पार्टनर के साथ नहीं चल सकता आपका, या पब्लिक के साथ आपका नहीं चल सकता। या केतु जैसा प्लेनेट है तो केतु को बाउंड्रीज पसंद नहीं है, तो वही सब चीज़ें हैं। लेकिन अगर जैसे यहाँ पे जुपिटर जैसा प्लेनेट है, वो तो इतना बेनिफिट प्लेनेट है, लेकिन वो भी समटाइम्स अच्छा काम नहीं करता है, बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा गिविंग तो प्लेनेट है, लेकिन या बहुत इस तरह के लोग बहुत ही धार्मिक विचारों वाले हो जाते हैं जो मैरिज के पर्पज से तो ठीक नहीं है। तो ये मिला जुला इसका रिजल्ट है। 7th हाउस से रिलेटेड एक बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग बातें हैं जो मैं बताना ही भूल गई, कि जो 7th हाउस है वो मिरर इमेज है 1st हाउस की। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे मिरर में हम अपनी शक्ल देखते हैं तो हमें वही सब दिखता है, मतलब मिरर इमेज तो हमारी होगी ना, जैसा हम दिखाएंगे वैसा दिखेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी लाइफ में हमारी रिलेशनशिप बनते हैं या आते हैं मैरिज के थ्रू, दोस्ती के थ्रू या बिजनेस पार्टनर के थ्रू, तो जैसे हम होते हैं या जैसी हमारी एक इंटरनल एनर्जी होती है जो किसी को पता नहीं होती है, तो हम वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में। अगर हम खुद पॉजिटिव पर्सन हैं तो मान के चलिए हमारे सराउंडिंग में जितने भी रिलेशनशिप बनेंगे वो पॉजिटिव ही लोग होंगे। अगर हम नेगेटिव हैं इंटरनली, जो किसी को पता नहीं है ट्रुथ की हम किस टाइप के, बिकॉज हमारा जो हिडन चीज़ें होती हैं वो हमें ही पता होती हैं। लेकिन अगर मैं एक नेगेटिव पर्सन हूँ तो मेरी लाइफ में नेगेटिव ही पर्सन आएंगे।
तो हमें इस चीज़ पे ज़रूर काम करना चाहिए कि अगर मैं खुद नेगेटिव हूँ लेकिन मैं उम्मीद रख रही हूँ कि मेरी लाइफ में पॉजिटिव लोग आएंगे या बहुत भरोसे के लोग आएंगे, तो ये ऐसा नहीं होएगा। हम जैसा देंगे वैसा ही हमें बैक मिलेगा। दूसरी बात, फर्स्ट हाउस हमारे इंडिविजुअल कर्मा को बताता है और सेवंथ हाउस हमारे कलेक्टिव कर्मा को बताता है। जो हम लोगों से जब गठबंधन करते हैं, लोगों के साथ यूनियन करते हैं, जब लोगों के साथ किसी भी टाइप का रिलेशनशिप बनाते हैं, तो जो कलेक्टिव कर्मा होता है वो सेवंथ हाउस से हमें पता चलता है। तो जो भी लोग एक्चुअल में मल्टीपल पार्टनर्स रखते हैं, तो मल्टीपल पार्टनर रखने से क्या होता है कि जितने लोगों के साथ आपके फिजिकल इंटीमेसी होती है, तो आप मान के चलिए आप अपने जितने लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाएंगे उतना ही आपका कार्मिक जो है वो इकट्ठा होता जाएगा। बिकॉज हम एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। हम देखिए, कंसेप्ट ऐसा है कि मैक्सिमम लोग इस चीज़ पे हो सकता है कन्विंस ना हो, बट ये ट्रुथ है। जितने भी लोगों से आप रिलेशनशिप बनाएंगे आपका कर्मा उसके साथ जुड़ जाएगा। जैसे एक माँ का कर्मा एक बच्चे के साथ जुड़ता है, एक हस्बैंड का उसके वाइफ के साथ कर्म बंधन पड़ जाता है, वैसे ही है। तो हमें अवॉइड करना चाहिए किसी भी टाइप के अननेसेसरी रिलेशनशिप में जाने से, बिकॉज हम अपने एक दूसरे के कर्मा को मतलब बढ़ाते हैं और कुछ करते नहीं हैं। सेवंथ हाउस को फ्री विल से भी जोड़ा गया है, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि इस हाउस में कुछ इतनी ज़्यादा फ्री विल है नहीं। बिकॉज देखिए, जो भी आपकी लाइफ में लाइफ पार्टनर आता है वो पहले से ही आपकी किस्मत में लिखा होता है और वही लोग आपकी लाइफ में आते हैं जिनके साथ आपका कर्म बंधन जुड़ता जाता है। इवन आप किसी भी रिलेशनशिप में जाएंगे, पार्टनरशिप में जाएंगे, तो आपकी लाइफ में वही सब लोग आएंगे जिनके साथ आपका कर्मा जुड़ा हुआ है। तो इस कंसेप्ट में मैं उतना विश्वास नहीं करती हूँ कि इसमें फ्री विल है। मैं सिर्फ फ्री विल इसमें बिलीव करती हूँ कि फ्री विल है कि आप किसी भी रिलेशनशिप को निभा पाते हो या नहीं है, इसमें फ्री विल है। जैसे हमने पुराने टाइम में देखा है, अपने पेरेंट्स के टाइम में देखा है, दादा दादी के टाइम में देखा है, इवन मैं खुद की भी बात करूँ तो हमारे टाइम में भी ऐसा है कि किसी का सेवंथ हाउस खराब है, मतलब उनका दिख रहा है चार्ट में कि सेवंथ हाउस में सारे मेलिफिक है, उनकी शादी, उनकी डेली बेसिस में लड़ाइयाँ हो रही है, उनकी शादी अच्छी नहीं चल रही है, स्टिल वो साथ में चल रहे हैं। तो ये फ्री विल है कि आपको जो है वो शादी को निभाना है, आपको इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज में रहना है, तो आप मतलब निभा रहे हो उस चीज़ को। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, यही फ्री विल है आपके पास कि आपको शादी को कंटिन्यू करना है, ना कि ये कि पार्टनर चूज करना है। मुझे तो कहीं नहीं लगता है, कहीं से भी नहीं कि इसमें फ्री विल है। बस आपको कैसे रिलेशनशिप को निभाना है इसमें ज़रूर फ्री विल है। अब हमें कैसे पता चले कि हमारा सेवंथ हाउस में एफ्लिक्शन है। तो देखिए, जब आपका कभी भी किसी के साथ जो है वो रिलेशनशिप लंबे टाइम तक नहीं टिक रहा है या आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, तो आपका सेवंथ हाउस ठीक नहीं है, नॉर्मल सी जजमेंट है, या आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, या आपकी पब्लिक इमेज सही नहीं है, तब भी आपको इंडिकेशन मिल रही होगी कि आपका सेवंथ हाउस की कंडीशन खराब है। अब हम देखेंगे कि हम क्या करें जिससे कि हमारा सेवंथ हाउस स्ट्रेंथन हो या थोड़ा अच्छे रिजल्ट दे। तो देखिए, सेवंथ हाउस से रिलेटेड जितने भी रेमेडीज़ हैं वो चार्ट टू चार्ट वेरी करती हैं, स्पेसिफिक रेमेडीज़ होती हैं। लेकिन अगर जनरल रेमेडीज़ की बात की जाए तो सेवंथ हाउस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हाउसेज जो उसको स्ट्रेंथन करते हैं वो है थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस एंड सेकेंड हाउस। तो हमें सबसे पहले थर्ड हाउस पे काम करना है, बिकॉज वो सेवंथ हाउस का भाग्य है। अगर थर्ड हाउस सही रहेगा तो हमारा सेवंथ हाउस ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। तो अगर मैं शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो थर्ड हाउस कम्युनिकेशन है, हॉबीज हैं। तो अगर दो लोग आपस में अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं, उनकी कोई सेम हॉबी है, तो उनका सेवंथ हाउस ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। फोर्थ हाउस जो है हमारा कर्म है सेवंथ हाउस का। तो अगर हमारा फोर्थ हाउस में कर्म अच्छा है, हम घर पे एक अच्छे तरीके से रहते हैं, तो हमारा ऑटोमेटिकली सेवंथ हाउस सही होगा। और फोर्थ से जो सेवंथ हाउस है वो उसका फोर्थ है। इट मीन्स कि अगर हम अपने कंफर्ट को तभी तक भोग सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं जब हमारा सेवंथ हाउस सही हालत में हो।
देखिए हमारा पूरा का पूरा चार्ट जो है इंटरकनेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि एक हाउस अच्छा है दूसरा हाउस खराब है तो हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, नहीं, हमारे सभी हाउसेस का सही होना जरूरी है। फिर आ गया हमारा सेकेंड हाउस। सेकेंड हाउस जो है हमारी लॉन्जिविटी ऑफ सेवेंथ हाउस को बताता है, लॉन्जिविटी ऑफ मैरिज को बताता है। तो सेकेंड हाउस हमारे फूड को बताता है या फैमिली को बताता है। तो अगर जैसे ट्वेल्थ का सेवन्थ का लॉर्ड जो है वो सेकंड में बैठ जाता है तो ऐसे लोगों की फैमिली में फैमिली की इंटरफेरेंस रहती है बहुत ज़्यादा। तो ऐसे लोगों को अपनी फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली में चले जाना चाहिए, तो उनका सेवन्थ हाउस अच्छी हालत में रहेगा। और जैसे कि हमारे पुराने टाइम में बोला जाता था कि किसी भी पर्सन का दिल का रास्ता उसके पेट से होके जाता है। तो जो लोग अच्छा खाना बनाती हैं, लेडीज़ या जेंट्स भी अच्छा खाना बनाते हैं, तो उनका अपने पार्टनर के साथ मान के चलिए अच्छा रिलेशनशिप रहेगा। फिर आ गया हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्वेल्थ हाउस। अगर किसी की बेडरूम लाइफ अच्छी है तो मान के चलिए कि उनका मैरिज से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं सेवेंथ हाउस से वो नहीं होंगे। बिकॉज इंटीमेसी से रिलेटेड अगर इश्यूज नहीं है किसी पर्सन की लाइफ में तो ओवरऑल उनकी लाइफ चल जाती है। तो थैंक यू सो मच, मैंने कोशिश की है पूरी कि मैं इस हाउस के साथ जस्टिस कर सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। नमस्कार।